हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। दोस्तों, आज इनऑर्गेनिक में क्लास 12 के इनऑर्गेनिक में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक को लेके आए हैं। और ये नीट क्रैश कोर्स यानी नीट एग्जामिनेशंस में जो टॉपिक आते हैं ना, जो 3-4-5 सालों के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाए गए हैं, सारे टॉपिक का डिस्कशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से डिस्कशन। पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक क्या होता है, तो अपन इसमें डिस्कस करेंगे 15 टू 18, ग्रुप नंबर 15 टू 18। 13 और 14 आपके 11th वाले पार्ट्स में है और 12th वाले पार्ट्स में आपको मिलेंगे 15 टू 18। तो अगर पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट होंगे, तो पी ब्लॉक एलिमेंट वैसे इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे एलिमेंट होंगे जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाए। अगर किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना पी ऑर्बिटल में प्रवेश करे, है ना, पी ऑर्बिटल में इन करे, तब उसको बोलोगे पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट जो होंगे, सिंपली अगर बात कर लो, इन पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 टू 18, है ना। इसमें कौन कौन से ग्रुप आएंगे, ये आ जाएंगे आपके 15 टू 18। अब सिंपली 13 टू 18 होता है जनरली, लेकिन इसमें अपन 15 टू 18 की बात करेंगे। नहीं तो सिंपली कर लो 13 टू 18, ग्रुप नंबर 13 टू 18। तो इसमें 13 टू 18 ग्रुप हो गए। तो अपन इसमें डिस्कस क्या करेंगे, पी ब्लॉक में 15 टू 18 की बात करेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट कब कहलाएगा, कोई भी एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट कब कहलाएगा, तो व्हेन outermost electron is in p orbital, किसमें प्रवेश करें, p ऑर्बिटल, है ना, देन कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट। तब उसको कौन सा एलिमेंट बोलोगे, p ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानोगे। ये पहली बात है। दूसरी बात है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है NH2 और Np126, है ना, NH2 Np126। अब NH2 Np6 ये होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा जहां पे n बराबर होंगे नंबर ऑफ सेल्स दूसरे हो सकते हैं, तीसरे हो सकते हैं, चौथे, पांचवें, छठे, ये सारे हो सकते हैं। एस वाले में प्रवेश करेगा तो एस वाले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, और पी ऑर्बिटल में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। तो ये होंगे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहां से बातें आती है कि अपन इसमें डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेंगे आपके ग्रुप नंबर 15। तो यहां से हम करेंगे ग्रुप 15। तो 15 ग्रुप, अब यहां से देखो 15 ग्रुप क्या होता है, तो 15 ग्रुप उसको बोलेंगे। 15 ग्रुप में सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट आएगा 15 ग्रुप में, तो 15 ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, और अंतिम एलिमेंट होता है, क्या होता है, बिस्मथ होते हैं अंतिम एलिमेंट। तो 15 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इन दिस ग्रुप कंटेन्स कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये सारे एलिमेंट होते हैं ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दूसरी, कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये जो है ना, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटालिक। कैसा होंगे, नॉन मेटालिक एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटालिक। और यहां से बात कर लो आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटेलॉइड्स, देन बिस्मथ इज मेटल। बिस्मथ कैसा होगा, मेटल होगा। तो इस ग्रुप में नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, आर्सेनिक होंगे, एंटीमनी होंगे, बिस्मथ होंगे। जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होंगे नॉन मेटालिक, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटेलॉइड्स होंगे, और बिस्मथ कैसे होंगे, मेटल्स होंगे। यदि सिंपली यहां से बात कर लो, तो अगर इसमें हम अप टू डाउन जाएंगे कि इस 15 ग्रुप में अगर डाउन के, तो डाउन जाने पर क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है आपके नॉन मेटालिक। फिर डाउन जाओगे तो आएगा मेटेलाइट्स, फिर डाउन जाओगे तो आएगा मेटेलिक। यानी ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं ग्रुप नंबर 15 में।
ऐसी बातें होती है। अब इसके मेन मेन प्रॉपर्टीज को अपन पढ़ेंगे, तो कुछ और बातें मेन कर लो। अब 15 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 15 ऑफ ग्रुप 15 क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे NH2 और ये हो जाएंगे NP3, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रुप नंबर 15 में। तो ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये ग्रुप 15। जहां पे आप यहाँ पे देख लो कि s ऑर्बिटल जो है, s ऑर्बिटल कैसा होता है? कंप्लीटली फुल होता है, कंप्लीटली फुल। ये जो s ऑर्बिटल होते हैं ना, कंप्लीटली फुल होते हैं। बट p ऑर्बिटल, अब p ऑर्बिटल कैसा होगा? p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा। कैसा? हाफ फिल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देना है कि ग्रुप नंबर 15 में जो s ऑर्बिटल होते हैं कंप्लीटली फुल होते हैं और p ऑर्बिटल ये हाफ फिल होते हैं। अब जो हाफ फिल होगा, अगर p ऑर्बिटल हाफ फिल होगा तो इसकी जो एंथैल्पी होती है वो मैक्सिमम होती है। एंथैल्पी कैसी होगी? तो मैक्सिमम होगी। अब यहां से बात कर लो, अलग अलग चीजें इसमें आएगी। तो क्या क्या चीजें आएगी? अब यहां से देखो, ये तो बातें यहां से क्लियर है, ठीक है, कंप्लीटली फुल। अब इसमें अलग अलग इसका नेचर आएगा। अलग अलग नेचर कैसा आएगा? एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बातें आएगी। अब यहां से देखो, पहली बातें आएगी ग्रुप 15 की एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं? तो ग्रुप नंबर 15 में एटॉमिक रेडियस जब टॉप टू बॉटम आओगे ना, टॉप टू बॉटम, जैसे टॉप टू बॉटम आए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जब इसमें टॉप टू बॉटम आओगे तो टॉप टू बॉटम आने पे इसका एटॉमिक रेडियस कैसा होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब इंक्रीज करने का मतलब है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तो तेजी से इंक्रीज करेगा, बट आर्सेनिक से एंटीमनी स्मॉल इंक्रीज करेगा। तेजी से इंक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा बट वेरी स्मॉल इंक्रीज करेगा। और बिस्मथ तक भी थोड़ा सा और ज्यादा स्मॉल इंक्रीज करेगा। तो सिंपली इन ग्रुप 15 we goes to down, then atomic radius will be increase। कैसा होंगे? एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। नाइट्रोजन टू फास्फोरस इंक्रीज, आर्सेनिक टू एंटीमनी स्मॉल इंक्रीज। कैसा होगा? ये स्मॉल इंक्रीज करेंगे, बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं करेंगे बट वेरी स्मॉल इंक्रीज करेंगे, है ना। आर्सेनिक टू एंटीमनी, या तो बिस्मथ इसको कर सकते हो, बिस्मथ भी कर सकते हो, आर्सेनिक टू बिस्मथ, है ना, वेरी स्मॉल इंक्रीज। तो ये ऐसी बातें होती है एटॉमिक रेडियस की। अब इसमें आएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। फिर हम इसमें ये तो पहले एटॉमिक रेडियस की वाली बातें होगी। अब इसमें आएंगे अपन किसमें? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जल्दी से आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? ग्रुप नंबर 15 का आयनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे? देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है जब कोई आपके पास एलिमेंट है तो वो एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए इसको क्या लगाना होगा? हीट लगाना होगा इसमें। जब इसको हीट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बन जाएगा? X प्लस। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब ये जो X प्लस फिर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको हीट लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? X2 प्लस, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा X प्लस प्लस। अब ये जो X प्लस प्लस है फिर से इसको हिट करोगे तो ये क्या होगा? ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बन जाएगा X3 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसमें जो आप हीट लगाते हो तो ये X प्लस बना, तो इस जो हीट आपने लगाया उसको बोलोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, और दूसरे वाले को बोलोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड, और तीसरे में जो हीट लगाओगे उसको बोलोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। अब यहां से बात आती है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट होते जाएगा इस एलिमेंट की जो एटॉमिक साइज है ना, वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी।
तब x से छोटा है x प्लस से छोटा x2 प्लस, x2 प्लस से छोटा x3 प्लस। तो सबसे ज्यादा यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका? इसका, x2 प्लस का। तो जिस एलिमेंट का साइज छोटा होता है उसमें अपन हीट ज्यादा लगाते हैं। जिस एलिमेंट का साइज छोटा होता है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करेंगे? ज्यादा हीट लगाएंगे। अब ज्यादा हीट लगाएंगे तो सबसे ज्यादा एंथैल्पी किसकी होगी? तो x2 प्लस की। यानी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मैक्सिमम, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मैक्सिमम, देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हुई। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो तो इन ग्रुप 15 V गोज डाउन। किधर जाएंगे? डाउन, नीचे जाएंगे। देन नाइट्रोजन टू बिस्मथ, एटॉमिक साइज, नाइट्रोजन टू बिस्मथ एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज। कैसा होगा? एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज। तो अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो जिसका साइज बड़ा है, यानी ऊपर से नीचे अगर आते हो तो नीचे वाले एटम का साइज ज्यादा है, तो यानी बड़ा साइज है, तो बड़ा साइज से इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान होगा। बड़े साइज वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान होगा, छोटे साइज के उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। तो ऊपर में साइज छोटा, नीचे में साइज बड़ा, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल सकते हो? नीचे वाले से। तो एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज, ठीक है। देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, then ionization enthalpy will be decrease, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की बातें होगी। तीसरी जो बात है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड करेगा साइज पे। अब नाइट्रोजन से बिस्मथ क्या होगा? साइज बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन से साइज बिस्मथ तक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल भी कैसा होगा? डिक्रीज करेगा। यदि नाइट्रोजन से बिस्मथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये बातें हुई तीसरी। चौथी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वह है फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी ग्रुप नंबर 15 की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आएगी तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इसमें क्या क्या होगा? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किए तो ग्रुप 15 में, जैसे ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सारे ग्रुप 15 में। तो ग्रुप 15 में सारे एटम पॉलीएटमिक होंगे। जो सारे एटम कैसे होंगे? पॉलीएटमिक होंगे, एक्सेप्ट द नाइट्रोजन, ठीक है। सारे पॉलीएटमिक होंगे एक्सेप्ट द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को छोड़कर सारे के सारे पॉलीएटमिक है। नाइट्रोजन कैसे होंगे? डायएटमिक है, ड्यू टू कैसा? यानी स्मॉल साइज है ना, ड्यू टू स्मॉल साइज नाइट्रोजन विल बी डायटोमिक बट ऑल एलिमेंट आर पॉलीएटमिक। तो यहां पे हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। इन ग्रुप 15 all elements are polyatomic। कैसा है? पॉलीएटमिक है। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे? पॉलीएटमिक। जैसे फास्फोरस P4 होता है, P8 भी होता है, P6 भी होगा। आर्सेनिक AS4 हो जाएगा, SB2 हो जाएगा, SB4 हो जाएगा, बिस्मथ Bi4 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे? आपके पॉलीएटमिक होंगे बट नाइट्रोजन डायटमिक होगा। अब यहां से लिखेंगे नाइट्रोजन इज डायएटमिक। नाइट्रोजन इज डायएटमिक मतलब N2, केवल N2 होगा। नाइट्रोजन कैसा होगा? डायएटमिक। ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू नाइट्रोजन हैज अ स्मॉल साइज। किसके कारण? नाइट्रोजन हैज अ स्मॉल साइज। क्लियर है? ड्यू टू नाइट्रोजन हैज अ स्मॉल साइज। और इसमें दूसरी बात आएगी, और इसमें क्या बात आएगी? डाइनाइट्रोजन यानी N2, डाइनाइट्रोजन इज यानी N2 इज डायएटमिक।
डायएटॉमिक गैस। और ये कैसा है? डायएटॉमिक गैस है। नाइट्रोजन कैसा है? नाइट्रोजन डायएटॉमिक गैस है। बट ऑल एलिमेंट आर सॉलिड। लेकिन और सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में होंगे। रीजन, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी। बट इसके अलावा जो भी एलिमेंट है सारे के सारे आपके कैसे होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे। और सारे के सारे साइज ग्रेटर होते हैं। और सारे में कैसे होते हैं? डी ऑर्बिटल की प्रेजेंसी होती है। तो ये ऐसी कुछ बातें होती है। तो ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होंगे और नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में होंगे। ये बातें हैं। पांचवा जो बात है इसमें अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बातें कर लो। तो केमिकल प्रॉपर्टी में एक बात क्या आएगी? देखो, केमिकल प्रॉपर्टी में इन ग्रुप 15 द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 +2 एंड +3। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +1 +2 +3। लेकिन कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एलिमेंट का चेंज आएगा, डिपेंड करेगा कि वो एलिमेंट कौन सी कंपाउंड बनाए। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की बात कर लो बारी बारी से। तो नाइट्रोजन हैज +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। बट बिस्मथ हैज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम। कैसा होगा? बिस्मथ के पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका, है ना। कौन से कंपाउंड बनाते हैं? ऐसा कुछ कंपाउंड बनाते हैं 5 वाले, तो ऐसा बनाते हैं। BF5 बना सकता है हेलाइड के साथ, है ना। बिस्मथ BI5, सॉरी, ये क्या बना सकता है? BIF5। ये कुछ कंपाउंड बना सकते हैं ऐसा। तो ये केमिकल स्टेट में सिंपली बस छोटी सी बातें याद रखना, +1 +2 +3 ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होती है, स्टेट होती है। नाइट्रोजन का 1 to 4 हो जाएगा ड्यू टू स्मॉल साइज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बट बिस्मथ का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। और ये कंपाउंड क्या बना सकता है? बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। तो ये बातें हो गई केमिकल प्रॉपर्टी में। और इसकी और बातें हैं तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करो तो एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनोमलस प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? तो नाइट्रोजन की सिंपली बात करें तो ग्रुप नंबर 50 में नाइट्रोजन सबसे टॉप लेवल का एलिमेंट है, यानी सबसे ऊपर एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन। अब उस नाइट्रोजन यानी उसी ग्रुप में नाइट्रोजन सबसे स्मॉल साइज का है, यानी सबसे छोटे साइज के हैं। तो नाइट्रोजन स्मॉल साइज का है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पीरियड होते हैं 2 पीरियड से ज्यादा नहीं होता नाइट्रोजन में। पी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम पीरियड होते हैं 2। अब दूसरे पीरियड में डी ऑर्बिटल की अब्सेंसी होती है। दूसरे पीरियड में कैसी होती है? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते। तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल को पास में नहीं रखता है, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। अब यहां से कर लो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो नाइट्रोजन हैज, सबसे पहली बात है नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज। नाइट्रोजन के पास कैसा होगा? छोटे आकार होंगे, स्मॉल साइज होंगे। तो जिस एलिमेंट का साइज स्मॉल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होगी? हाई होगी। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इंथैल्पी भी होगी, इसकी इंथैल्पी भी मैक्सिमम होगी। स्मॉल साइज होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हाई इंथैल्पी होगी। एंड क्या होगा? एंड अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैसी होगी? अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल की प्रेजेंसी नहीं होगी, मतलब डी ऑर्बिटल की अब्सेंसी होगी। तो ये जब डी ऑर्बिटल की अब्सेंसी होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि जब नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, उसमें डी ऑर्बिटल की अब्सेंसी होती है, तो केवल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो ये पाई बॉन्ड अगर ये बनाएगा तो कैसा पाई बॉन्ड बनेगा? पी पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोट करो, नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म
क्या फॉर्म करने की एबिलिटी होगी, पी पाई, है ना, नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। तो कैसी एबिलिटी होगी इसकी, पी पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन करने की एबिलिटी होगी। रीजन क्या है, ड्यू टू अ स्मॉल साइज, रीजन इसका कैसा है, साइज स्मॉल होने के कारण, एंड absence ऑफ डी ऑर्बिटल, एंड डी ऑर्बिटल की absence के कारण इसके पास एबिलिटी होगी पी पाई फॉर्म करने की। ठीक है, ये बातें होगी। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैक्सिमम होती है, उस कारण से भी ये कर सकता है। अब यहां से बात करें तो इसके अलावा जो भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट है, जैसे आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गए, बिस्मथ हो गए, तो ये सारे के सारे के पास कैसे होंगे, साइज में बड़े होंगे, है ना, साइज में बड़े होंगे और उन सारे के पास डी ऑर्बिटल होंगे। अब यहां से देखो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ हैज presence of d orbital, then its form p pi d pi बॉन्ड। क्या फॉर्म करेगा, p pi d pi बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यहां से देखो p pi d pi का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब सिंपली बात कर लो तो नाइट्रोजन और देखो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन नाइट्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से कैसा होगा, वीक होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि N2 यानी नाइट्रोजन, ऐसा नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव, नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां से कि नाइट्रोजन जो होगा वो रूम टेम्परेचर पर सबसे कम रिएक्टिव होगा, यानी लेस रिएक्टिव होगा। ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, क्या रीजन हो सकता है, ड्यू टू नाइट्रोजन हैज अ स्मॉल साइज, उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, स्मॉल साइज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड देन नाइट्रोजन फॉर्म्ड ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा कुछ फॉर्म करेगा। एंड नाइट्रोजन देन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, सो इट इज लेस रिएक्टिव। कैसे होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। तो नाइट्रोजन जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, किसकी वजह से, तो उसके साइज छोटे होंगे, है ना, साइज छोटे होंगे और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी, जिसके कारण ये क्या करेगा, आपके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। पहली बात है। अब इसकी जो इसमें प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला नंबर रिएक्टिविटी टू हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से रिएक्टिव करेगा, ये हाइड्रोजन से रिएक्टिव कराना है इसको। अब जब हाइड्रोजन से रिएक्टिव करेंगे, है ना, हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट, तो हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करेंगे तो कितने हाइड्रोजन इसके साथ में आने चाहिए, क्योंकि ग्रुप 15 के पास हाफिल ऑर्बिटल होते हैं 3, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो कोई भी एलिमेंट ग्रुप 15 का 3 हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी बना के उसके बॉन्ड को कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यानी ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट, उसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहां से लिख देंगे कि ग्रुप 15 एलिमेंट इज फॉर्म EH3
टाइप कंपाउंड, किस टाइप का, EH3 टाइप कंपाउंड, जहां पे E बराबर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सारे, जहां पे क्या हो जाएगा, ई बराबर ये सारे एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन तो ये बना लेगा NH3, फास्फोरस तो ये बनाएगा आपका PS3, आर्सेनिक तो ये बनाएगा AsH3, बिस्मथ तो ये बनाएगा SbS3, और एंटीमनी हो गया बिस्मथ तो ये बनाएगा BiS3। ऐसा कुछ यौगिक बनाएगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बनाएगा। अब इसमें सबसे जरूरी बातें क्या है, सबसे जरूरी बातें क्या है कि NH3 जो होंगे, NH3 इज लेस एसिडिक एंड मोर बेसिक। NH3 कैसा होगा, लेस एसिडिक, ऐसा करो, लेस एसिडिक एंड मोर बेसिक कंपाउंड। जो NH3 होंगे वो मोर बेसिक होंगे, पहली बात है इंपॉर्टेंट यहां से। और दूसरी बात है BiS3 इज मोस्ट बेसिक कंपाउंड, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। और जो बिस्मथ हाइड्राइड होंगे ना, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। रीजन क्या है, एसिडिक होने का मतलब क्या, आप समझो ध्यान से इसको। एसिडिक सबसे ज्यादा क्यों है, सबसे कम एसिडिक क्यों है? तो एसिडिक मतलब होता है सबसे ज्यादा एसिडिक वो होंगे जो आसानी से H+ आयन को डोनेट कर सके, जो वेरी इजिली में डोनेट H+ आयन इज वेरी इजिली, यानी आसानी से जो H+ आयन को डोनेट कर सके वो मोस्ट एसिडिक होगा। अब आसानी से H+ आयन वही डोनेट कर सकता है जिसका साइज सबसे बड़ा ज्यादा है। जो बड़े साइज के एलिमेंट हैं, उसके बड़े साइज होने के कारण उसके बॉन्ड को आसानी से आप तोड़ सकते हो। अब आसानी से बॉन्ड तोड़ने का मतलब है कि जैसे देखो ये अब यहां से जैसे नाइट्रोजन के बाद हाइड्राइड अगर बनाएगा तो NH3 है ना, PS3, तो ये सारे, अगर यहां से मान लो कि जो बिस्मथ होंगे वो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। जैसे अब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का कुछ बॉन्ड ऐसा होगा, और अगर बिस्मथ के साथ हाइड्रोजन है तो बिस्मथ के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड कुछ ऐसा होगा। रीजन, क्योंकि बिस्मथ का जो एटॉमिक साइज है वो ग्रेटर होती है नाइट्रोजन से, यानी ग्रुप नंबर 15 में सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा साइज, सबसे ग्रेटर साइज के हैं बिस्मथ। तो बिस्मथ अगर बड़े साइज के हैं तो हाइड्रोजन के साथ कुछ बॉन्ड की लंबाई भी अधिक लंबी होगी, इसकी बड़ी होगी। अब इसकी बॉन्ड लेंथ अधिक होगी तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो जो एलिमेंट में, जिस कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ अधिकतम है यानी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ को आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो, और जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है उसको आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो यहां से ये बॉन्ड आसानी से टूट के H+ आयन देगा, तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं तोड़ पाओगे, तो अर्थात ये जो बिस्मथ के साथ हाइड्राइड बनेंगे ये सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। क्लियर है? तो इसलिए बिस्मथ S3 यानी BiS3 इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। क्लियर है बात है? तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, फिर आगे टॉपिक पे हम अपन आएंगे। एक बात इसमें, और अगर इसकी बेसिसिटी आप देख लो, है ना, बेसिसिटी देख लो, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेना। इसकी बेसिसिटी देख लो, बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी ऑफ ग्रुप 15, तो NH3 का सबसे ज्यादा बेसिसिटी, उसके बाद PS3, उसके बाद AsH3, उसके बाद SbS3, और सबसे ज्यादा BiS3, सबसे कम BiS3 की बेसिसिटी की बात होगी। ये तो बेसिसिटी होगी, लेकिन एसिडिटी इसका जस्ट उल्टा, एसिडिटी इसका जस्ट रिवर्स। ये बेसिसिटी का डिक्रीजिंग फॉर्म है। तो इसका जो एसिडिटी की बात आएगी तो सबसे ज्यादा एसिडिक बिस्मथ हाइड्राइड की होगी, और सबसे कम एसिडिक NH3 यानी अमोनिया की होगी। लेकिन इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा अमोनिया की होगी और सबसे कम बेसिसिटी बिस्मथ हाइड्राइड की होगी। ये बात है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट टॉपिक, डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन की अगर बात करो, डाई नाइट्रोजन यानी N2, तो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन बनाता है, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग करेंगे तब ये जाके N2 का फॉर्मेशन होगा। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड का शेयरिंग करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है डाई नाइट्रोजन का? तो डाई नाइट्रोजन की बात कर लो तो डाई नाइट्रोजन जो होंगे ये हम यहां से लिख सकते हैं, डाई नाइट्रोजन इज
पेड commercially by the liquefaction, and fractional distillation। डाइनाइट्रोजन का जो फॉर्म होगा ना कॉमर्शियली, ये लिक्वेशन मीडियम में होगा। कैसे? अब यहां से एक रिएक्शन की बात आएगी डाइनाइट्रोजन के फॉर्मेशन में। यहां से ले लो NH4Cl, क्या ले लो? अमोनियम क्लोराइड, ये जो इक्वस में होंगे, और इसको रिएक्शन करा दो सोडियम नाइट्रेट से, ये गैसेस स्टेट में होगा। जब इसको सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन कराओगे तो सीधे यहां से क्या फॉर्म होगा? डाइनाइट्रोजन गैस, और साथ में क्या फॉर्म होंगे? H2O, है ना? साथ में क्या फॉर्म होंगे? H2O, और यहां से क्या बन जाएगा? साथ में NaCl। ठीक है, क्या बनेगा? NaCl। तो डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट के साथ जब हीट करोगे, रिएक्शन करोगे, तब यहां से डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सारे के सारे समीकरण इक्वेशन बैलेंस हो गए। ठीक है, ये बात होगी। अब यहां से इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, डाइनाइट्रोजन होता कैसा है? तो जो डाइनाइट्रोजन है, ये डाइनाइट्रोजन कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होगा? कलरलेस होगा। उसके बाद टेस्टलेस होगा, ये बिना स्वाद का होगा, बिना कोई रंग का, बिना कोई स्वाद का, है ना? और कैसा होगा? ऑर्डरलेस होगा। ऑर्डरलेस यानी बिना कोई गंध का, यानी इसमें ना तो कोई गंध होंगे, ना तो कोई स्वाद होंगे, ना तो कोई कलर होंगे, यानी कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस, ऐसी बातें होती है डाइनाइट्रोजन। और ये जो डाइनाइट्रोजन है, अगर इसकी बात करो तो डाइनाइट्रोजन यानी N2 हैज हाई बॉन्ड एंथैल्पी, हैज हाई बॉन्ड एंथैल्पी। कैसी बॉन्ड एंथैल्पी होगी? इसकी मैक्सिमम होगी, इसकी हाई बॉन्ड एंथैल्पी होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड का शेयरिंग करता है। बिकॉज N2 is sharing of electron, sharing of triple electron। अब यहां से क्वेश्चंस आ चुका है, जैसे देखो नाइट्रोजन, इसके पास आउटर मोस्ट में कितने? 5, 3 और 3, 5। अब इसको दोनों को फॉर्म करना है ना, तो 3 इससे साझा करेगा, ये भी 3 इससे साझा करेगा, तो दोनों मिलकर कैसा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ना? ये कैसा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब यहां से ये क्वेश्चन आती है, द फॉर्मेशन ऑफ N2 यानी फॉर्मेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन टू शेयरिंग टू फॉर्म इट? इन फॉर्मेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट टू फॉर्म N2 गैस। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 और 6। तो सिंपली इसमें कितने होंगे? टोटल 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट टू फॉर्म N2, यानी N2 के फॉर्मेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया? तो 6। टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया N2 के फॉर्मेशन। ये बातें यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, डाइनाइट्रोजन के बारे में कुछ वैसी ऐसी बातें आएगी। अब इसमें अपन क्या करेंगे, एक बातें और है, नाइट्रिक एसिड के बारे में जानते हो? नाइट्रिक एसिड क्या होता है? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। और जो नाइट्रिक एसिड होते हैं ना, ये नाइट्रिक एसिड कैसे होते हैं? इससे पहले अमोनिया की बातें कर लो। इससे पहले किसकी बात कर लो? अमोनिया का। अमोनिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है NH3, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है अमोनिया, NH3। और NH3 का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होंगे? तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एयर में, तो ये सीधे दोनों मिलके क्या बना लेंगे? अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। सिंपली ये रिएक्शन है, सिंपल, लेकिन हालांकि ऐसे फॉर्मेशन होता नहीं है, बट ये सिंपल रिएक्शन है। और इसमें जो कैटलिस्ट की प्रेजेंसी होती है आयरन और मॉलिब्डेनम, ये दोनों कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंट होंगे, आयरन एंड मॉलिब्डेनम, और दोनों मिलके क्या बना लेगा? यहाँ से
ये दोनों मिलकर बना लेगा अमोनिया। ठीक है, बात है, अमोनिया बनाएगा। दूसरी जो बात इसमें आएगा अमोनिया के फॉर्मेशन में, इसका जो फॉर्मेशन होता है प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस होगा, तब इसको क्या बोलोगे, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस से अपन किसका फॉर्मेशन करेंगे, अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। तो छोटी सी बातें अमोनिया से, हालांकि क्वेश्चंस आते नहीं है, बट छोटी सी ये बातें हैं, इसको आप देख सकते हो, या फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि इससे सवाल नहीं आते। फिर हम अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करो तो ये सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, और जिसकी प्रॉपर्टीज है कि कौन सा ऑक्साइड का नाइट्रोजन सॉलिड स्टेट में होगा, कौन सा लिक्विड में, कौन सा गैसेस में, कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा नॉन एसिडिक होगा, कौन सा कलरलेस होगा, कौन कलरफुल होगा। तो ये सारी बातें इसमें हैं जो इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हो जाता है N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO गैस। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3। ठीक है, डाई नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन और डाईऑक्साइड N2O2। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन N2 टेट्राऑक्साइड O4। ठीक है, उसके बाद है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो N2O5। ये सारे के सारे N2O है जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, ये कलरलेस गैस होता है और नेचुरल होता है। कैसी होती है, कलरलेस होता है और नेचुरल होता है। इसको फॉर्म नहीं किया जाता है, बट नेचुरल से हमको प्राप्त होता है। ये फिर डाई और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी कलरलेस गैस है, इसमें कोई कलर नहीं होंगे, और ये भी कैसे होंगे, नेचुरल होंगे। तीसरा आपका डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड गैस, ये कलर में ब्लू होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे और एसिडिक होंगे। कलर में ब्लू होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे और कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। तो इस बात को याद रखना, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल भी आ चुके हैं और ये दोनों क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यानी N2O2 ब्राउन कलर का गैस होगा, है ना, ब्राउन होंगे और गैसियस फॉर्म में होंगे। N2O2 कैसे फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में, और ये नेचर कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। क्लियर है, एसिडिक नेचर के होंगे। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 ये कलरलेस सॉलिड गैस होता है, कलरलेस सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में एसिडिक होता है, लिक्विड के फॉर्म में एसिडिक होगा। N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, कलरलेस सॉलिड और एसिडिक, नेचर में एसिडिक और कलर में बिना कोई कलर का, यानी कलरहीन है, रंगहीन है, और साथ में सॉलिड स्टेट में होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो। मान लो N2O है, तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, N2O का क्या हो जाएगा, +1। NO का ऑक्सीडेशन नंबर NO, इसके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे +2। ठीक है, N2O3 के ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होंगे, N2O3 का, तो सिंपली N2O3 का हो जाएगा 3 दूनी 6, 6/2 यानी +3। N2O3 का, N2O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा नाइट्रोजन का N2O2 में, ये हो जाएगा 4/2 यानी +2। ठीक है, +2। N2O4 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन में कितने होंगे, 8/2 यानी +4 N2O4 का। उसके बाद N2O5 में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +5। अब जिसके ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होंगे ना, सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जिसके नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होंगे वो मैक्सिमम एसिडिक होंगे। ये एसिडिक नेचर की बात करो, एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका, N2O5 का, उसके बाद N2O4 का, उसके बाद N2O4 के बाद N2O3 का, उसके बाद किसका, N2O3 के बाद किसके होंगे, N2O2 का, और सब फिर उसके बाद NO का, और फिर N2O का। ठीक है, सबसे ज्यादा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी एसिडिक स्टेट सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका और फिर इसका। अब इन दोनों में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है,
तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इनमें दोनों में जिसमें नाइट्रोजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम होंगे उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होंगे, तो N2O2 का ज्यादा NO से और फिर उसके बाद N2O का। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड वाले नाइट्रोजन का आप ध्यान रखना, ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो आप उसको वेरी इजिली बना सकते हो। क्लियर है बातें? चलो तो यहाँ तक है। इसके बाद का टॉपिक हम करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रोजन से ये अमोनिया और एयर से कंबाइन करके रिएक्शन करके कुछ बनता है। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, इसका मोलिकुलर फार्मूला जो होता है, ये मोलिकुलर फार्मूला कैसे होंगे, HNO3। अब ये नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है, ये देखो सबसे जरूरी बात, प्रिपरेशन कैसे होगा। तो नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में अपन अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अमोनिया और ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट से अपन क्या लेंगे, अमोनिया और साथ में ऑक्सीजन, दोनों को रिएक्शन करवाएंगे, ये ऑक्सी रिड्यूस होगा। कैसा होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की प्रेजेंसी होगी वो कैटलिस्ट किसकी होनी चाहिए, प्लेटिनम और रोहोडियम का। ठीक है, जिसमें 90% प्लेटिनम का होगा, 90% प्लेटिनम की एक नेट होगी और उसमें 10% रोहोडियम उसमें शामिल होंगे। तो प्लेटिनम और रोहोडियम ये सिंपली इसके साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NO। क्या बनेगा, सिंपली NH3 5O2 क्या बन जाएगा, NO, और साथ में क्या रिलीज होंगे, वाटर मॉलिक्यूल H2O। इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा सकते हो। फिर नाइट्रोजन यहाँ से कर दो 4 से, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो NO का फॉर्मेशन हुआ है, ये NO फिर से क्या करेंगे, ये NO ऑक्सीडाइज होंगे वंस अगेन। जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो ये बन जाएंगे NO2। समीकरण को, इक्वेशंस को बैलेंस करो, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब जलांशित करोगे ना, जल में लाओगे, लिक्वेशन करोगे, तो ये सीधे क्या बन जाएगा, HNO3, और ये HNO3 और साथ में NO। ये जो HNO3 होगा, ये कैसा HNO3 होगा, कॉन्सेंट्रेशन कितने परसेंट, 60% कॉन्सेंट्रेट हो गए। ठीक है, 60% कॉन्सेंट्रेट यहां से होंगे, 60% कॉन्सेंट्रेट होंगे, सबसे जरूरी बात है। ठीक है, अब इसमें जो बात आएगी, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है, इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा वो कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग। ये हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। और ये हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होगा, ये ऑक्सीडाइज किसको करेगा, ये मेटल्स को ऑक्सीडाइज करेगा। किसको करेगा, मेटल्स को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसमें अपन एक पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड also oxidize metals, non-metal, also oxidize non-metals and other compounds। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करेगा और साथ में अदर कंपाउंड्स को भी ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये बातें कुछ ऐसी होती है ऑक्सीडेशन में। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड की बातें होगी। अब यहाँ से हाँ, नाइट्रोजन कंटेनिंग की बात समाप्त होगी। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट बात आती है ना, ये तो नाइट्रोजन की बातें थी। अब यहाँ से अपन कर लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस की बात करो। फास्फोरस का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ना, ये होता है फास्फोरस का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है P4। कैसा होता है फास्फोरस का, P4। अब फास्फोरस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इसको जो आइसोटॉपिक होते हैं ना, इसके जनरली लगभग 3 आइसोटॉप होते हैं, है ना। जनरली 3 आइसोटॉप होते हैं, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ब्राउन फास्फोरस। रेड, ब्लैक, ब्राउन, है ना। सिंपली इसमें कर सकते हो फास्फोरस हैज 3 आइसोटॉप्स। दैट इज, एग्जांपल क्या है, रेड फास्फोरस,
PHO. Red phosphorus. Second is the white phosphorus. White phosphorus. And third is the black phosphorus. Black phosphorus. And black phosphorus is the two parts. ये first is the alpha black phosphorus. Alpha black phosphorus. And second is the beta black phosphorus. First is the alpha black phosphorus and second is the beta black phosphorus. ये टू टाइप्स के फास्फोरस होते हैं। अब बारी बारी से देख लेंगे रेड फास्फोरस। अब इसमें ध्यान देना, जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? मोर रिएक्टिव। यहाँ से सवाल पूछेंगे नीट में कि कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, तो व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव फास्फोरस। ये फास्फोरस की कुछ बातें थी बेसिकली। यहाँ से भी सवाल बेहद ही कम आते हैं, है ना, लेकिन आते हैं क्वेश्चंस। यहाँ से व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, यहाँ से कुछ सवाल आते हैं। ठीक है, ये बातें होगी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस का हैलाइड कैसा बनाएगा? तो फास्फोरस के जो हैलाइड होते हैं वो टेट्रा हैलाइड भी हो सकते हैं और पेंटा हैलाइड भी हो सकते हैं। फास्फोरस का दो हैलाइड हो सकता है ना। कौन कौन सा हो सकता है? ये हो सकते हैं फास्फोरस टेट्रा हैलाइड, और दूसरा क्या हो सकते हैं? फास्फोरस पेंटा हैलाइड्स। पेंटा हैलाइड्स, तो फास्फोरस टेट्रा हैलाइड और पेंटा हैलाइड। अब यहां पे सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे अपन फास्फोरस, फास्फोरस टेट्रा हैलाइड। अब टेट्रा हैलाइड की बात करो तो हैलाइड मतलब हैलोजन, यानी ये बना सकता है PX3। ठीक है, जहां पे X बराबर क्या हो सकते हैं? X बराबर हो सकते हैं क्लोरीन, हो सकते हैं ब्रोमीन, हो सकते हैं आयोडीन। ये सारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बना सकता है कुछ ऐसा PCl3, ये बना सकता है PBr3, और ये बना सकता है PI3। ऐसा कुछ बना सकता है। ठीक है, तो ये फास्फोरस अगर PCl3 बनाया तो कुछ ऐसा एलिमेंट बन जाएगा, यानी ट्राइगोनल शेप में बनेगा। कुछ कैसा बनेगा? कुछ ट्राइगोनल शेप में बनेगा। PCl3 में कुछ ऐसे बन जाएंगे, इसको ऐसे कर लो, Cl, Cl एंड Cl, और यहाँ पे इसके साथ क्या होंगे? लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ये कुछ ट्राइगोनल शेप में ऐसा कुछ बन जाएगा, और ये ट्राइगोनल शेप में प्रत्येक का जो एंगल होगा 120, 120 एंड देन 120। ये 120, 120 का एंगल होगा। इसके जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे सिंपली sp3 हो जाएंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, दोनों मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे। और शेप कैसा बनेगा? ट्राइगोनल। फास्फोरस पेंटा हैलाइड्स की बात करो, इसकी बात करो, ये भी बना सकता है PX5। क्या बना सकता है? PX5, जहां पे X बराबर Cl Br I, ये सारे हो सकते हैं। तो PCl5 अगर मान लो बनाया ऐसा PCl5, तो PCl5 में कैसा बना सकता है? जैसे PCl5 है, PBr5 है, या PI5 है। PCl5 में कुछ ऐसा बनेगा, Cl 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 एंड Cl। तो ऐसा कुछ शेप इसका बनेगा, और ये शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। कैसे होंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसके जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे सिंपली sp3d, 3 2 5 sp3, और ये हो जाएंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे सिंपली एक इससे मिलता जुलता है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस क्या क्या बना रहा है? फास्फोरस आपका PCl3 एंड PCl5 दोनों बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन तो सेम ग्रुप का एलिमेंट है ना, 15 ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है और NCl5 का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? रीजन वाली बात आएगी कि नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 ही बना पाता है, NCl5 का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, लेकिन फास्फोरस PCl3 PCl5 दोनों का फॉर्मेशन कर पाता है। रीजन ऐसा क्या है कि फास्फोरस का जो है वो साइज है ग्रेटर देन,
साइज है लार्जेस्ट, लार्ज साइज है, एंड डी ऑर्बिटल की प्रेजेंसी है। डी ऑर्बिटल क्या है इसमें, प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल की प्रेजेंसी है, साइज लार्ज है, जिसके कारण ये सिंपली क्या बनाएगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएगा। जिसके कारण अगर इसमें डी ऑर्बिटल की प्रेजेंसी होगी और साइज बड़े होंगे तो इसमें डी ऑर्बिटल की प्रेजेंसी के कारण इसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होंगे, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आएंगे। लेकिन नाइट्रोजन में जो साइज है वो साइज कैसा है, लेस है, लेस साइज। और सबसे जरूरी बात है इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो अब्सेंस है, कैसा है, डी ऑर्बिटल अब्सेंस, यानी डी ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट नहीं, इसमें डी ऑर्बिटल की प्रेजेंसी नहीं है। अब ये इसमें केवल सिंपली ये पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ही कर सकता है, इसके केवल पी पाई बॉन्ड बनाने की ही एबिलिटी होगी, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं होगी, जिसके कारण सिंपली ये नाइट्रोजन NCl3 ही बना पाएगा, NCl5 नहीं बना पाएगा। मतलब नाइट्रोजन केवल ट्राइहैलाइड ही बनाएगा, पेंटाहैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, बट फास्फोरस पेंटाहैलाइड ट्राइहैलाइड दोनों का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो ये बातें इसकी ऐसी है, ठीक है। अब इसमें आगे वाली बात क्या आएगी, आगे इसका है ये फास्फोरस का ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। फास्फोरस के ऑक्साइड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएगा, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा सारा कुछ। फास्फोरस के ऑक्साइड उसमें सवाल भी पूछा गया है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं। क्या सर क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन आया, इस पे अपन क्वेश्चंस भी करवा देंगे, बातें क्लियर हो जाएगी। अब यहां से आप देख लो फास्फोरस का ऑक्साइड है ना, सिंपली क्या करेंगे, फास्फोरस ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड में क्या बात आएगा, अब फास्फोरस जितने हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से कंबाइन करेगा, डायरेक्ट हाइड्रोजन से भी कंबाइन करेगा और ऑक्सीजन से भी कंबाइन करेगा, और सिंपली क्या बनाएगा, फास्फोरस का ऑक्साइड। ये हाइपोफास्फोरस, ऑर्थोफास्फोरस, हाइपोफास्फोरिक एसिड, यानी इसी प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऐसा कुछ यौगिक बना पाएगा, जैसे ये बना लिया H3PO2 है ना, ये कुछ बना लिया H4P2O5 ऐसा कुछ बना लिया, या फिर ये बना लिया आपका H3PO3 ऐसा कुछ बना लिया, या फिर बना लिया H4P2O6 ये कुछ बना लिया, फिर ऐसा बना लिया H3PO4 कुछ ऐसा बना लिया, या फिर बना लिया H4P2O7 कुछ ऐसा बना लिया, ठीक है। तो इसमें सबका एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर वाली बात आएगी, कौन रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, किसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। अब यहां से बात कर लो स्ट्रॉन्ग, सबसे अधिक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सबसे कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो सारे का बारी बारी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अब यहाँ पे जैसे ये ले लो H3PO2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 प्लस का 1, ठीक है। अब यहां से H4P2O5, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 में से 4 गया तो प्लस का 3, यह जाएगा कुछ H3PO4, H3PO3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो प्लस का 3, ठीक है। H3PO3 की बात होगी। H4P2O6 इसमें फास्फोरस का कितना आ जाएगा सिंपली 12 में से 4 गया 8/2 बराबर प्लस का 4, H4P2O6। अब यहां से H3PO4 में फास्फोरस का कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, यह जाएगा प्लस का 5। अब एक और क्या है H4P2O7, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा फास्फोरस का, आ जाएगा 14 है ना, 14 - 4 10 2 प्लस 5, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें जो है ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी जिसके ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो सबसे कम ऑक्सीडाइज होंगे, जो कम ऑक्सीडाइज होंगे वो हाई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेंगे, ध्यान दो। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो, अब सिंपली यहां से बात कर लो कि ऑक्साइड कंपाउंड
कैसा एसिडिक पे डिपेंड करता है कि यहां से लिख लो विच हैज हाई ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, विच हैज हाई ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट्स हाई ऑक्सीडाइजिंग या एसिडिक, है ना, हाई ऑक्सीडाइजिंग या एसिडिक होगा। कौन हाई ऑक्सीडाइजिंग होगा? तो जिसके ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होंगे, ठीक है। विच हैज लेस ऑक्सीडेशन नंबर, so it is strongest reducing property, ठीक है, reducing property। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर लेस होंगे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होंगे। अब इसी पे देखो एक सवाल यहां से आ चुका है, क्वेश्चन से यहां से क्या आया, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन से यहां से लिख देते हैं, which of the following H3PO2 acids of phosphorus phosphorus by strongest रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा था? ऑप्शन में दे रखा था H4P2O7, बी नंबर ऑप्शन में था H3PO2, सी नंबर ऑप्शन था आपका H3PO4 एंड डी नंबर ऑप्शन था आपका H3PO। ये कुछ ऑप्शन है, ठीक है। ये सवाल कब है? आपके नीट 2019 में नीट का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेड एसिड्स ऑफ फास्फोरस बाय स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो सबसे ज्यादा यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी? विच हैज लेस ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। बात है एकदम पॉइंट पे। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर मैक्स कम होगी, यहां से अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो H4P2O7 का देख लो, H4P2O7 में फास्फोरस का आया +5 ऑक्सीडेशन नंबर, H3PO2 में इसका आया +1 ऑक्सीडेशन नंबर, H3PO4 में इसका आ गया +5 का ऑक्सीडेशन नंबर, H3PO3 में इसका आ गया +5 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे कम ऑक्सीडेशन, तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ रहा है, तो सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर किसका? बी नंबर का। तो राइट आंसर इज द H3PO2। तो इस तरह के सवाल आते हैं, है ना। ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर पे ध्यान देना, तो उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसको वेरी इजीली में कर सकते हो। जल्दी से उसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेके, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन अपन करना बाकी है अभी। ये रहे सवाल आपके, सारे के सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे गए वर्ग 15 से, यानी ग्रुप नंबर 15 से। तो पहला रहा सवाल ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो किसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा? चलो, तो इसके में अगर नाइट्रोजन का निकालना चाहो तो 2x इज इक्वल टू -4, तो x बराबर -4/2, यानी x बराबर -2, इसका आ जाएगा -2, ठीक है। चलो, इसका क्या आ जाएगा? -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2। अब इसमें NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट x इज इक्वल टू +3, x बराबर -3, ये आ जाएगा -3। इसमें अगर बात कर लो N2N3H, यानी 3x इज इक्वल टू +1 यानी s इज इक्वल टू -1/3, NH2OH यानी 2OH, सिंपली इसका क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन +2, ये हो जाएगा +2 -2 +1, ये खत्म, यानी x बराबर +1 बाई x बराबर -1, ये आ जाएगा -1। अब इसमें बताओ सबसे ज्यादा कौन? -2 -3 -1/3 -1, सबसे मैक्सिमम कौन? सबसे ज्यादा कौन है? सबसे बड़ा है -1/3, सबसे छोटा है -3, तो
तो ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज द सी नंबर, -1/3। ठीक है, नाइट्रोजन में -1/3। ये नीट में सवाल पूछे गए, ये नीट का सवाल है, ऑक्सीडेशन नंबर। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेशन HNO3 इज प्रोड्यूस। अगर कॉपर को हीट करोगे, यहाँ से क्वेश्चन देखो, कॉपर को हीट करोगे HNO3 के साथ, है ना, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? सिंपली जब कॉपर को हीट करेंगे ना, तो ये बन जाएगा आपका कॉपर का कार्बोनेट बनेगा, और साथ में क्या फॉर्म होगा, साथ में फॉर्म हो जाएगा NO2, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? CuNO3 का होल 2 NO2। और समीकरण को बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन हो गया, है ना। हाइड्रोजन में फिर मल्टीप्लाई करना होगा आपको, सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से x, यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर लो, आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कुछ कॉपर नाइट्रेट, और ये बन जाएगा Cu। कॉपर में मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, यहाँ से अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना से करते हो? 4 से यहाँ से करते हो, अगर यहाँ 4 करोगे तो 4 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 यहाँ से करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 से करना होगा, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, चलो ये बातें क्लियर है यहाँ तक। ये कौन सा, अब इसमें ऑप्शन को मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कॉपर नाइट्रेट CuNO3, और क्या बन रहा है? NO2 कहाँ है? CuNO3 NO2, साथ में NO भी, ये तो नहीं होगा। CuNO3 NO, ये भी नहीं। CuNO3 N2O, ये भी नहीं। ये आपका डी नंबर ऑप्शन, कॉपर कार्बोनेट एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका डी नंबर। ये क्वेश्चंस कब पूछे गए? 2019 में, नीट में पूछा गया है ये सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव? कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? मोस्ट रिएक्टिव फास्फोरस इज द व्हाइट फास्फोरस। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके कि मोस्ट रिएक्टिव फास्फोरस कौन सा? व्हाइट फास्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे देखो, एक पॉइंट्स लिख देते हैं, व्हाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल। स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी लेस होती है। स्टेबिलिटी कैसी होगी? इसकी लेस स्टेबिलिटी होगी। व्हाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल बट मोर रिएक्टिव। ठीक है बात है। जो व्हाइट फास्फोरस होंगे उसकी स्टेबिलिटी लेस होगी, लेकिन उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नीट का सवाल है, टोटल सारे के सारे नीट में पूछे गए हैं। ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज इज मोस्ट एसिडिक? तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो एसिडिक नेचर के बारे में जानते हो, जब किसी वर्ग में, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हो, ऊपर से नीचे आते हो, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, है ना। जब ऊपर से नीचे आते हो तो नीचे आने पर क्या होगा? डाउन जाने पर साइज उसके बढ़ेंगे। अब जिस एलिमेंट के साइज ज्यादा होंगे उससे उसको तोड़ना आसान होगा, तो नीचे वाला जिसका साइज बड़ा है उसको तोड़ना आसान होगा। तो ये ग्रुप 15 का है, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, फास्फोरस, है ना, एंटीमनी। तो सबसे ज्यादा की अगर बात कर लो तो नाइट्रोजन के बाद कौन? फास्फोरस के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, और सबसे लास्ट में है बिस्मथ। ठीक है, अगर ये ऑक्साइड की बात हुई, है ना, तो क्या क्या बना रहा है? ये क्या बना रहा है? N2O5, सब में N2O5, P2O5। तो ठीक है, चलो अभी कर लो, N2O5, P2O5, H2O5। ठीक है, अब यहां से देखो, अब यहां से क्या देख लो, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सबसे बड़ा साइज किसका? बिस्मथ ऑप्शन नहीं, सबसे बड़ा साइज है एंटीमनी का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इसका और सबसे कम एसिडिक नाइट्रोजन का। ठीक है, तो साइज में अगर नाइट्रोजन की बात करो, अगर एसिडिक नेचर की बात करो, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा एंटीमनी ऑक्साइड, डायएंटीमनी आपके, फिर पेंटा ऑक्साइड, है ना, और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो राइट आंसर इज द Sb2O5। राइट आंसर इज द Sb2O5। ये आपका डी नंबर, मोस्ट एसिडिक इन नेचर। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर है, ये भी आपके नीट में पूछे गए।
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड इच मोस्ट रिएक्टिव। तो कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा, इसमें आप मोस्ट रिएक्टिव से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, इसमें से कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा उसको बताना है। बाकी 4 ऑप्शन में से 3 करेक्ट हैं। अब पहला ऑप्शन है PCl5 मोलिक्यूल्स इज नॉन रिएक्टिव। क्या PCl5 नॉन रिएक्टिव है? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज नॉन रिएक्टिव। 3 इक्विलेटरल PCl bonds made an angle 120। तो 3 इक्विलेटरल PCl bonds, तो PCl बॉन्ड ऐसे बनता है फास्फोरस के साथ Cl Cl Cl। ठीक है, यहाँ जो एंगल अपन बनाए थे 120 120 120, अभी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि PCl फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में जो एंगल बनेगा तीनों का तीनों 120 डिग्री एंगल बनेंगे। ये तो सत्य है, सही है ना? बी नंबर ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। दूसरा है 2 PCl bonds मेक एन एंगल 180। सही बात। 2 PCl एंगल जो होंगे 2 एक्सियल यानी 2 एक्सिस पे, एक एक्सिस इधर दूसरा एक्सिस इधर, दोनों एक्सिस पे जो PCl बनेंगे कैसा होंगे? 180 डिग्री एंगल होंगे। ये भी सत्य है। तीसरा, एक्सियल PCl bonds आर लार्जर देन इक्विलेटरल ऑफ PCl। जो एक्सिस वाले PCl बॉन्ड होंगे वो इक्विलेटरल PCl बॉन्ड से ग्रेटर होंगे, है ना? एक्सियल PCl बॉन्ड, देखो एक्सियल PCl बॉन्ड 180 बना रहा है और इक्विलेटरल PCl कैसा बना रहा है? इक्विलेटरल PCl 120 बना रहा है। तो ये ऑप्शन में कह रहा है कि एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लार्जर होगा क्योंकि एक्सियल जो एक्सियल है वो 180 बनाएंगे और इक्विलेटरल 120 बनाएंगे। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही है। ए नंबर ऑप्शन पे आप आ जाइए कि PCl5 मोलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। बिल्कुल गलत बात है, PCl5 इज द हाई रिएक्टिव। ये आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? ए, मतलब ए नंबर ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। समझ में आई बात? क्लियर है बात है? तो ये था आपका ग्रुप नंबर 15 पी ब्लॉक में 13 14 तो आपके 11th वाले टॉपिक है। फिलहाल अभी अपन पी ब्लॉक 12th में शुरू किए हैं, तो उसमें आज का टॉपिक हो चुका 15 16 17 18 4 हैं। इसमें अपन आज ग्रुप नंबर 15 का डिस्कस किया और साथ में सारे क्वेश्चंस का। तो ये आप बेहतर से आप इसको नोट्स बनाना और सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस बैंक देख के। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।